हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस ऑफ जेनिथ कोचिंग सेंटर। हमने लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था और हमने उसकी 10 प्रॉपर्टीज को देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम एरिया वेक्टर के बारे में जानें, क्योंकि एरिया वेक्टर के बिना विद्युत फ्लक्स हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जाकर जो भी एंगल वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के द्वारा आपको कुछ एंगल पे दिया रहेगा, जिससे हेल्प से वो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम आपको जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपको एरिया वेक्टर। आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर को मैंने इस साइड डिफाइन किया है इंग्लिश में, इस साइड आपको हिंदी में। तो आप अपने नोटबुक में जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी वाले पॉइंट नोट करते जाएंगे, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे वो आपको इंग्लिश वाले पॉइंट नोट करते जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं फिगर नहीं बना पाता हूँ हिंदी मीडियम में या किसी एक मीडियम में, तो मैं एक फिगर जो है वो दोनों के लिए कॉमन बना दूंगा। तो आप ये नहीं समझिएगा कि अगर कोई फिगर जो इधर इंग्लिश की साइड लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के साइड, तो आपको हिंदी वालों को नहीं बनाना है, आपको वो फिगर बनाना है। और अगर मानते हैं छोटा छोटा फिगर रहा तो मैं दोनों साइड कोशिश करता हूं कि वो फोटो बन जाए और ताकि आपको और आसानी हो। तो चलिए हम लोग पहले एरिया वेक्टर पढ़ेंगे और जानेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। पहले हम लोग आपको इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर में हम देखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम एज एरिया। इट्स डायरेक्शन इज taken along normal to surface outward normal or normal pointing towards viewer is taken as the direction of area vector। ये पॉइंट क्या कह रहा है हम इसे समझेंगे। ये पॉइंट कह रहा है कि एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम एज एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर कोई एरिया दी हुई है तो उसका जो मैग्नीट्यूड और उसके एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेक्टर हम लोग बस इसी कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं कि आगे जाकर जो एंगल वाले क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाए। कहीं कहीं आपको एरिया जो है वो आपको स्केलर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसे हम वेक्टर फॉर्म में लेकर चलेंगे, जिससे वो अच्छे से डिस्कस हो पाए और हम आगे अच्छे से समझ पाए। तो कहने का मतलब इस पॉइंट का ये था कि एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको एरिया के कोई एरिया दिया रहा है उसके इक्वल ही होता है। ऐसा नहीं है कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ अलग हो गया और किसी एरिया का मैग्नीट्यूड अलग हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि एरिया वेक्टर का जो होता है एरिया वेक्टर वो हमेशा आपको एरिया दिया रहा। जैसे आप ये देख सकते हैं ये छोटा सा एरिया दिया हुआ है, इसे मैंने मान लिया कि छोटा सा डेल्टा एस एक एरिया है। अभी मैं डेफिनेशन ही आपको बता रहा हूं। ये डेल्टा एस छोटा सा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये एक एरिया है, लेकिन अब इसको हम एरिया वेक्टर के फॉर्म में जब बात करेंगे या फिर जब लिखेंगे तो ये देखेंगे कि ये एरिया वेक्टर जब भी होता है तो किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल जो मैंने यहाँ लिखा है कि आउटवर्ड नॉर्मल और नॉर्मल पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्यूअर। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको सामने से होगा। ये आपको 2D ही फिगर है, इसीलिए ये मैंने दिखाया है कि ये एरिया आपको ऐसे है, तो आपका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, सरफेस के आउटवर्ड होगा। एज फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे आप ये एक सेल फोन है, ठीक है, ये इसका एक स्पेसिफिक एरिया है और इस पे मैं डिस्कस करूंगा कि इसका एरिया वेक्टर किधर होना चाहिए। जैसे ये एक स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसकी जो एरिया है एक रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म कर रहा है,
तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो आपको आउटवर्ड नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपको टुवर्ड्स द व्यूअर आउटवर्ड नॉर्मल और टुवर्ड्स द व्यूअर होगी, मतलब जो देख रहे हैं उनके सामने होगी। सेम पॉइंट यही मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। तो कि क्षेत्रफल सदिश का परिणाम क्षेत्रफल के बराबर ही होता है तथा इसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। मैंने बताया आपको कि जब भी इसका डायरेक्शन अगर हम पूछेंगे एरिया वेक्टर का, तो आपको कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होगा। सेकंड पॉइंट हम आते हैं पहले इंग्लिश मीडियम में कि ये देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है जो सेकंड में है, यहाँ पे थर्ड में है, तो हम ये देखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाई ए और एस। इसे हम ए या एस से निरूपित करते हैं। देखिए किसी आप बुक में देखेंगे और किसी दूसरे बुक में देखेंगे कि कहीं आपको एरिया को ए से डिनोट करता है तो कहीं आपको एस से डिनोट करता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको दोनों नोटेशन लिख दिया है कि अगर कहीं दूसरे जगह आप देखें तो कहीं ए दिया रहे तो आप ये नहीं सोचे कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ए भी एरिया को ही बताता है और एस जो है वो भी आपको एरिया को ही बताता है। एक हम स्टैंडर्ड नोटेशन लेकर चलेंगे, हम इस यहाँ जो भी पढ़ेंगे उसे एस लेके चलेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको तीसरा पॉइंट आता है कि इफ डेल्टा एस इज ए स्मॉल एरिया, हम इस एरिया के बारे में, इस फिगर के बारे में थर्ड पॉइंट में डिस्कशन कर रहे हैं कि इफ डेल्टा एस इज ए स्मॉल एरिया सो दैट वी मे एज्यूम इट एज ए फ्लैट सरफेस देन एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज। कहने का मतलब है कि अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि अगर ये जो डेल्टा ये एस है, ठीक है, डेल्टा एस एक एरिया हमने मान लिया है, वो छोटा सा एरिया है, और अगर डेल्टा एस एक छोटा सा एरिया है तो हम एरिया वेक्टर जब लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? हम एरिया वेक्टर जब भी लिखेंगे तो ये देखेंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन, जहां एन क्या है, ठीक है, एन है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट सरफेस रहता है। और ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसे होता है, तो इस सरफेस का जो एरिया डॉट या फिर मल्टीप्लाइड बाई इट्स यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये हमें देता है आपको क्या, एरिया वेक्टर। इसे हम आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस, वो जो एरिया है वो, और इसका किसका मल्टीप्लिकेशन, इसके नॉर्मल का, ठीक है, इस एरिया के नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यही पॉइंट मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया है हिंदी में कि यदि डेल्टा एस एक छोटा सा समतल क्षेत्र है, ये एक छोटा सा प्लेन है, ठीक है, समतल क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल सदिश को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस कहने का मतलब इसका जो आपको क्षेत्रफल होगा वो मल्टीप्लाइड बाई डॉट एन कैप जहां क्या है उसे हिंदी में हम बोलते हैं अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश से, एरिया वेक्टर से। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। तब तक आप इसे एक अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लें और इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो 3 पॉइंट थे आपको एरिया वेक्टर से रिलेटेड। एरिया वेक्टर से रिलेटेड एक और पॉइंट है जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस पॉइंट के लिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक कॉमन फिगर बना दिया है। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के बाद आप इंग्लिश वाले ये फिगर बना लेंगे और हिंदी वाले भी ये पॉइंट लिखने के बाद सेम फिगर को आप बना लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन फिगर है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है, कि जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि कोई एरिया वेक्टर, जैसे ये अगर एक सेलफोन है, इसका इस एरिया को अगर हम लेते हैं तो इस ये जो प्लेन है इस पे हम कहीं भी एरिया वेक्टर अगर हम बोलेंगे कि इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर एरिया कहाँ है, तो वो हमको यहाँ भी अपवर्ड ही मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस एरिया पे आप कहीं भी ले लें तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि जरूरी तो नहीं कि हमें हर एक जगह आपको प्लेन सरफेस मिले। इसके पहले जो मैंने पॉइंट लिखवाया था
उसमें बताया था कि जो प्लेन सरफेस हो, ठीक है, एज ए समतल, ठीक है, हिंदी में लिखवाया था कि समतल सतह हो, लेकिन अब यहाँ कोई कर्व सरफेस भी हो सकता है, कोई स्फेरिकल भी हो सकता है। तो हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इफ देयर इज सम कर्व्ड सरफेस लाइक spherical surface, then direction of area vector will be continuously changing from point to point. It is radially outward for all points on a spherical surface. एक बार हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि कोई वक्र पृष्ठ जैसे गोला, वक्र मतलब कोई कर्व सरफेस जैसे ये गोला, तो कोई गोला जैसे कोई गोला है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अब हम समझते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, जैसे एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे जैसे एक छोटा सा एरिया यहाँ हम लेते हैं और इस पॉइंट पे देखेंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो जो हम स्मॉल एरिया लेंगे इस छोटे बड़े वाले स्फेरिकल के अंदर एक स्मॉल एरिया, उस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उस पे भी परपेंडिकुलर होगी, यानी आपको स्फेरिकल पे भी हर एक जगह परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको ये फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, ठीक है, सरफेस से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी आपको ये 90 डिग्री, यहाँ भी देखेंगे तो आपको 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल पे अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, दूसरे पॉइंट पे लेते हैं तो इस साइड है, तीसरे पॉइंट पे लेते हैं तो नीचे के साइड है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हियर देयर इज ए कर्व सरफेस, ठीक है, ये एक स्फेरिकल कर्व सरफेस है। ओके, आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, यहाँ इससे एक और एग्जांपल देके मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कोई आपको सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपको स्फेरिकल हो गया, ठीक है। तो अब कोई यहाँ सरफेस है, तो इसमें जो हम एरिया वेक्टर को कोई पूछेगा तो यहाँ भी ये भी तो कर्व है, हर एक जगह इसकी पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दिस होगा, ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, तो दूसरा अगर हम यहाँ लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तीसरा अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर, चौथा अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बनाना चाहिए, ठीक है। ये आपको ले लेता हूं डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 और ये हो गया आपको डेल्टा S1 क्या, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर 2, एरिया वेक्टर 3, एरिया वेक्टर 4, ठीक है। तो हमने दो एग्जांपल देख लिया। अब आप एक काम करेंगे कि ये दोनों एग्जांपल का दोनों का फिगर बना लेंगे, ठीक है। एक स्फेरिकल हो गया और एक कर्व, आपको स्फेरिकल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके लिए आपको जो एरिया वेक्टर होगा वो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको समझेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसका यूज जो हम लोग करेंगे वो आपको विद्युत फ्लक्स में करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें और समझ लें। चलिए अब हम शुरू करेंगे विद्युत फ्लक्स। आपको एरिया वेक्टर बता दिया, एरिया वेक्टर का यहाँ यूज भी होगा और विद्युत फ्लक्स को हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो पहले हम विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ उसके पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to that area. It is given by phi is equal to E delta S cos theta, ठीक है। जहां पे E क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डेल्टा S एरिया है एंड cos थीटा जो थीटा है वो आपको एंगल है किसके बीच, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ आप जान लें
कि थीटा जो होता है वो आपको नॉर्मल जो एरिया वेक्टर हमने पढ़ा उसके बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वही थीटा है। ठीक है, आगे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। और हिंदी में हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्रफल में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को उस पृष्ठ के संबंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे विद्युत फ्लक्स को हम फाई से निरूपित करते हैं, जहां फाई होता है आपको E डेल्टा S cos थीटा। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स आपको स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब हम ये जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स आखिर हम लोग जो डिफाइन तो कर दिए कि कैसे डेफिनेशन इसकी हम देंगे, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि विद्युत क्षेत्रफल जो होता है, आप ये एक मेरे सामने एक छोटा सा ये रिंग देख रहे हैं। ठीक है, एक रिंग देख रहे हैं। अब मैं इस रिंग का आप सपोज करेंगे कि ये इस रिंग की ये जो है इसके अंदर टोटल ये इसका एरिया है, इतना बड़ा इसका एरिया है। अब होता क्या है कि ये एरिया हमने आपके सामने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि आपको पीछे से ये टोटल जो एरिया है बहुत बड़ा, इससे बड़ा टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जा रही हैं। ये टोटल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। इसमें हमने क्या किया, इसको लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये डेफिनेशन ये कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इस एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे ना, ठीक है, वही इस एरिया का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। नॉर्मली कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो इसको क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कैसे कर रहे हैं? नॉर्मली ही ना, अगर ये इसका सरफेस हो गया, ये इसका सरफेस हो गया और नॉर्मल ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर यहां से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो जैसे ये देख ले, ये एक छोटा सा बकेट है। ठीक है, अगर इस बकेट में आपको इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं तो इधर से ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, और इसका एरिया हो गया ये, तो एरिया के परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मली भी हुआ। नॉर्मली कहने का मतलब आपको परपेंडिकुलरली हुआ। ठीक है, तो हम यही देखेंगे, डेफिनेशन यही कहता है कि किसी भी एरिया से आपको नॉर्मली जितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होते हैं वही उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको ये क्लियर हो गया। इसे हम फाई से भी निरूपित करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपको E डेल्टा S cos थीटा है। ठीक है, ये इसकी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है फ्लक्स। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि फाई जो है E पर, डेल्टा S पर और थीटा पर कैसे डिपेंड करता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि आप यहाँ अगर जान जाएंगे तो आगे आपको अच्छे थोड़ा कम परेशानी होगी। देखिए, जैसे ये एक एरिया है, ये अभी नॉर्मली या तो इधर से आप ले लें कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इस एरिया को अभी नॉर्मली है, अभी जो इस एरिया है, ठीक है, एरिया का है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जा रही है उसको 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, अब एरिया का, इस एरिया जो है इसका कोई पूछे यूनिट वेक्टर कहाँ है। ठीक है, तो इस जैसे सपोज ये है, इसमें तो आपको सरफेस नहीं है, यहाँ पे सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सरफेस है। अगर इस एरिया का मैं पूछूं यूनिट वेक्टर कहाँ है तो आप बताएंगे कि सर किसी भी एरिया का यूनिट वेक्टर आपको नॉर्मली आउटवर्ड होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर भी आपको नॉर्मली हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं ये क्रॉस करके इसको अंदर से अगर जा रही हैं वो भी क्या हो रही हैं, आपको पैरेलल है। किसके? इस एरिया के जो यूनिट वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर के पैरेलल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ अब क्रॉस करके जा रही हैं बहुत सारी लाइनें, अब जैसे जैसे मैं इसको रोटेट अगर करते जाऊं, थोड़ा सा इसको घुमाते जाऊं, तो क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले आपको इतनी बड़ी एरिया थी, ठीक है, इतनी बड़ी एरिया थी, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते जाऊं तो ये एरिया आपको छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो यहाँ वाली इलेक्ट्रिक लाइन जो इसको क्रॉस करके ऐसे जा रही थी, अब इसके घूमने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बिना क्रॉस किए हुए निकल जा रही हैं। ठीक है, तो आपको एंगल पे डिपेंड किया कि नहीं, कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको अगर
आपको ऐसे रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, और जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है, तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी। और अगर हम इसको पूरी तरह से ऐसे फ्लैट कर दें, ठीक है, ऐसे अगर हम फ्लैट कर दें, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस करेंगी? बहुत कम ही, मिनिमम जाएंगी। ऐसे था तब मैक्सिमम जाती थी, बहुत सारी इस टोटल एरिया से जाती थी, अब ऐसे कर दिया तो मिनिमम जा रही है। इसका मतलब है कि जो एरिया है, एरिया, ठीक है, वो आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं किसी एरिया को, तो वो इस पे भी डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स कि किस एंगल पे आपको रखा गया है, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मली है जो मैक्सिमम पास हो रहा है नंबर ऑफ लाइंस, तो आपको विद्युत फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा, और अगर फ्लैट ऐसे कर दिए तो मिनिमम होगा। आप इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कभी आप किसी लेक के नीचे खड़े होंगे, ठीक है, किसी झरने के नीचे खड़े होंगे, तो ऊपर से जब पानी आता है तो आप अगर इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, तो ऊपर से जो पानी गिरेगा वो मैक्सिमम जाएगा इसमें, ठीक है, इस एरिया में मैक्सिमम जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ऐसे घुमाते जाएंगे, ठीक है, तो जो पानी होगा वो आपको इस एरिया से कम पास होगा, ठीक है। और करते करते जैसे आप एकदम वर्टिकल कर देंगे तो कहाँ गया ये एरिया? तो पहले फ्लैट था तो इसको ज्यादा एरिया मिल रहा था, अब तो ऐसे हो गया, तो अब जो पानी गिरेगा अब ऐसे गिरेगा, इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ठीक है, घर पे भी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए आप पॉइंट वाइज, जैसे मैंने लिखा है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इंग्लिश वाले आप इसको लिख देंगे और हिंदी वाले आप इसको लिखेंगे, ठीक है। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो मैं इंग्लिश में आपको पॉइंट लिख रहा हूं टोटली हूबहू आपको उसका मैं ट्रांसलेट हिंदी में कर दूं, ठीक है। हिंदी का डेफिनेशन मैं अगर अपने हिसाब से दूंगा, ठीक है, और इंग्लिश वाला डेफिनेशन वो अलग भी हो सकता है। इसमें अगर कोई डिफरेंस आपको नजर आता है तो आप ज्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन जो मैं दूंगा आपको डेफिनेशन वो आपको प्रॉपर होगा और बहुत सही होगा। आप इधर हिंदी वाले लिख लें इसको पॉइंट, और इंग्लिश वाले इसको लिख लें, फिर हम इसके आगे आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है वो आपको किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। उस फॉर्मूले से हमने देखा कि जो फ्लक्स है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आपको हो गया ई यानी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आपको हो गया डेल्टा एस और ए मतलब एरिया, और तीसरा हो गया आपको थीटा, ठीक है। तो पहले हम दो चीज देखेंगे, पहले दो पॉइंट देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इसके बाद हम लोग एंगल वाला कंडीशन देखेंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि आप जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो एक एरो देंगे और पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ई डेल्टा एस और, ठीक है, ई डेल्टा एस और ए, जिसको मैंने पहले ही बता दिया कि कहीं डेल्टा एस देते हैं कहीं ए देते हैं, ठीक है। तो ई डिपेंड्स अपॉन ई डेल्टा एस और ए एंड थीटा। सेम ऐसे ही हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो आपको एरो देंगे और एक पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स ई डेल्टा एस या ए और थीटा पर निर्भर करता है। उसके नीचे अब दोनों आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों आप फर्स्ट कंडीशन देंगे, पहला पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने दिया हुआ है ये कंडीशन आपको फर्स्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट देंगे, उसको नीचे ये लिखेंगे कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, फिर ये फिगर बनाएंगे, फिर उसके नीचे सेकंड कंडीशन देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे फाई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस और ए, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश वाली बात नहीं है, फिगर है, दोनों के लिए कॉमन है। तो कंडीशन 2 में आप ये लिखेंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे। अब ये आप कर लीजिएगा, लेकिन इसके पहले आपको यहाँ समझना है कि ये फिगर आखिर क्या है। तो ये फिगर ये बताता है कि आपको फाई जो है विद्युत फ्लक्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यही बता रहा है कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है ये अब हम देखेंगे कि जैसे ये एक एरिया हो गया जिसको हमने डेल्टा एस एरिया ले लिया, ठीक है, डेल्टा एस एरिया ले लिया। अब ये जो एरिया है इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं, ठीक है सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। यहाँ जैसे माना कि एक डेल्टा एस एरिया है, इससे आपको 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। करने के लिए आपको बहुत सारी भी कर सकती है, लेकिन फिगर में क्लियरिटी के लिए मैंने आपको मिनिमम ही दिखाया है, ठीक है।
तो अब देखेंगे आप यहाँ कि इस छोटे से एरिया में से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। जैसे अगर मैं बीच में यहां भी दे दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां भी दे दूं, यहां भी दे दूं, यहां भी दे दूं, हर एक जगह इन सारे एरो के बीच में एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और बढ़ाते चला जाऊं, तो क्या होगा, आपको जो विद्युत फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो आपको और इंक्रीज करते जाएगा। कहने का मतलब कि एक दिए हुए एरिया से एज ए पर्टिकुलर गिवन एरिया, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग टू दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब जितने आपको नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ज्यादा क्लियरिटी के लिए कम ही लाइंस दिखाए हैं। अगर इस एरिया को मैं और इतना ही रहने दूं और नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कराऊं तो आपको फाई बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ई बढ़ेगा, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे फाई बढ़ेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि फाई जो है यानी विद्युत फ्लक्स जो है वो आपको एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ एक फिगर देख रहे हैं कि जैसे यही आपको ये जो 5 लाइंस है, ठीक है, उसी को मैंने एक बड़े फॉर्म में दिखाया है कि ये एक एरिया, ये पहले वाला हो गया, ठीक है, ये, और आपको एक नया छोटा सा एरिया लाया, ठीक है, जो इसके बीच में रखा। तो ये देखा कि ये जो पहले एरिया से 5 लाइन नंबर ऑफ लाइंस पास होती थी, अब इस छोटे से एरिया से आपको बस 3 ही नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो स्मॉल है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा एरिया है, इसलिए इससे नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा क्रॉस कर रही हैं, और ये छोटा एरिया है इसीलिए इससे छोटे क्रॉस कर रही हैं। और जितने नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेंगे किसी एरिया से उतना ही विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। इसलिए ये अब पॉइंट क्लियर हो गया कि जो विद्युत फ्लक्स है वो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। आप इसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ये आपको तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये कोई बुक है, ठीक है, ये कोई बुक है, मैंने ये दिखाया हुआ है कि ये जो एरिया आ रहा है ना, ये आपको ये नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं वो आपको इस साइड से आके और इस साइड से निकल रही हैं, ठीक है। तो लेकिन ये 2D फिगर है इसीलिए आप अच्छे से समझ लेंगे। मैं बता दे रहा हूं कि ये इधर से आ रहा है और आपको इसको, इस एरिया को इधर से निकल रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ के एरिया से। सेम ऐसा ही है, ये आपको बैक साइड से आ रहा है और ये फ्रंट साइड से निकल रहा है। ये इसको इसके बैक साइड में गया और इसके फ्रंट साइड से निकल गया। तो ये आपको 2 पॉइंट रिलेटेड थे, ठीक है। पहला था आपको कि फाई जो है वो ई पे कैसे डिपेंड करता है, सेकंड था कि फाई जो है आपको एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये उम्मीद है मुझे कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट देखेंगे, जिसमें तीसरे पॉइंट में आपको एंगल कैसे, फाई जो है वो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड ये तीसरा कंडीशन आपको क्या है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है आपको कि फाई जो है वो आपको प्रोपोर्शनल टू क्या है, कॉस थीटा। मैंने बताया था थीटा और यहाँ आपको लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्यों लिखा है वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको तीसरे कंडीशन का फिगर है। तीसरे कंडीशन का आपको फिगर, ये 2 केस है। तीसरे में ही आपको ये केस 1 हो गया, सॉरी ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ गए होंगे कि कैसे लिखना था। आप लिखेंगे ऊपर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ई डेल्टा एस एंड थीटा, विद्युत फ्लक्स ई डेल्टा एस और थीटा पर। तो हमने देखा कि आपको तीसरे कंडीशन में आपको फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। यहां हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कॉस थीटा है यानी मतलब थीटा जो एंगल है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो जैसे ये एरिया वेक्टर हुआ, ठीक है, ये एरिया हुआ, इसका ये एरिया वेक्टर कैसे होगा, आपको नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ठीक है। जैसे ये आपको एक बुक है, ठीक है, इसका ये सेम ऐसे ही है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही हैं। अब इसका पूछूं कि मैं इसका एरिया वेक्टर आपको कहां है, तो आप बताएंगे नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो आप ये देखेंगे कि ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, उसका और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही हैं वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल हैं कहने का मतलब है कि आपको जो एंगल फॉर्म हो रहा है,
दोनों के बीच में, ये E और A के बीच में आपको क्या है, वो थीटा इक्वल टू 0 है। और अब ये भी देखेंगे कि जब थीटा इक्वल टू 0 है, यानी जब तब क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो आपको चारों नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, और उस नंबर ऑफ लाइंस के पास करने से जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो भी आपको मैक्सिमम है। अब लेकिन ये जो केस 2 हम जाएंगे, तो केस 2 में हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इसको क्रॉस कर रही थी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही थी। अब मैंने क्या किया है कि आप इमेजिन कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही क्रॉस आपको कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको धीरे 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 ऐसे फ्लैट कर दिया, ठीक है। तो जब फ्लैट कर दिया तो इलेक्ट्रिक ये क्या हुआ कि दो लाइंस के बीच में ही आपको क्या हो गया, ये जो एरिया था वो एडजस्ट कर गया, मतलब अब इससे कोई नंबर ऑफ लाइन पास नहीं कर रही है। अब जैसे नंबर ऑफ लाइन पास नहीं कर रही हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया का, ये जो एरिया हुआ, इसका आपको यूनिट वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, तो आप बताएंगे ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड। तो यही मैंने नॉर्मली आउटवर्ड दिखाया है। और अब ये देखें कि ये आपको एरिया वेक्टर हो गया आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपको ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल जो हुआ वो आपको 90 डिग्री हुआ। अब तो ये देख रहे हैं कि जब एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस मिनिमम पास कर रहा है, मतलब एक भी नहीं पास कर रहा है या फिर मिनिमम पास कर रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स भी जो होगा वो आपको मिनिमम होगा। इसीलिए हमने यहां लिखा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स मीन फाई इक्वल टू मिनिमम। अब एक चीज ये समझना है कि आपको मैंने यहाँ कॉस थीटा क्यों लिखा, तो आप जान सकते हैं कि कॉस थीटा की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको कॉस थीटा 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 1 होता है, और 90 डिग्री पे क्या होता है, आपको 0 होता है। तो यह सेम ऐसे ही देखें कि जब 0 था तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम था, जब आपको 90 डिग्री था तो फ्लक्स मिनिमम था। एज ए कॉस थीटा की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको थीटा ना लिख के कॉस थीटा भी अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला में आपको क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये था विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट आएंगे, यानी जो ये तो मैंने आपको टोटली 90 डिग्री पे आपको रोटेट कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको थोड़े से एंगल पे रोटेट करूंगा, या तो उसको 45 होगा या फिर 60 होगा या कुछ भी होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि विद्युत फ्लक्स और आपको जो क्षेत्रफल सदिश यानी ये एरिया वेक्टर जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम एक नए वीडियो में आएंगे फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।